हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। मैं राकेश यादव। आज हम बात करेंगे क्लास 12th इकोनॉमिक्स की यूनिट फर्स्ट, राष्ट्रीय आय और संबंधित समुच्चय। इसमें जो हमारा चैप्टर है वह है समष्टि अर्थशास्त्र की बुनियादी अवधारणाएं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जो क्लास 12th ईएसपी न्यू ग्रुप नाम से है। इसमें आपको हमारे सारे पीडीएफ नोट्स और जो भी अपडेट्स हैं वो मिल जाएंगी। डिटेल नोट्स चाहिए आपको तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं eklavyastudypoint.com। तो आज के जो हम टॉपिक देखेंगे वो है हमारे समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र में बुनियादी अवधारणाएं, जिसके अंदर हम देखेंगे उपभोग वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं, अंतिम वस्तुएं, स्टॉक और प्रवाह, सकल निवेश, मूल्यह्रास और लास्ट में बात करेंगे आय के चक्रीय प्रभाव की। दो सेक्टर मॉडल। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले समष्टि अर्थशास्त्र जानते हैं क्या होता है। तो यह आर्थिक सिद्धांत की वह शाखा है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था को एक इकाई के रूप में अध्ययन कराती है। ठीक है ना, संपूर्ण अर्थव्यवस्था को एक इकाई के रूप में, यानी जो पूरे एक विश्व की या एक देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको एक समान एक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना, अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो प्रोफेसर कीन्स हैं जिन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय तथा विश्वव्यापी आर्थिक समस्याओं, यानी जो विश्व पे आर्थिक समस्याएं हैं उनका अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करना चाहिए। यानी वो कहते हैं कि अगर अर्थशास्त्र का अध्ययन करना है तो समष्टि स्तर पर करना जरूरी है। क्यों करना जरूरी है? क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था का अध्ययन समग्र रूप से किया जाता है, यानी हर एक चीज को डिटेल रूप में उसका अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए कुल राष्ट्रीय आय, कुल मांग, कुल पूर्ति, कुल बचत, कुल विनियोग, पूर्ण रोजगार, तो इन सब चीज का अध्ययन जो है वो समष्टि स्तर पर करना जरूरी हो जाता है। क्योंकि इससे क्या है कि हम एक अर्थव्यवस्था की हर उस चीज को जान सकते हैं जिससे उस अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो बात करते हैं कि आखिर समष्टि स्तर पर अध्ययन करने की जरूरत क्या है। तो देखो, विश्व में 1930 से पहले जो था परंपरावादी जो अर्थशास्त्री थे, उनकी यह मान्यता थी कि अर्थव्यवस्था में सदा पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाएगी। यानी उनका यह मानना था कि भाई अर्थव्यवस्था के अंदर कभी भी जो है वो रोजगार कम नहीं होगा। लेकिन उनकी जो मान्यता थी वो 1929-33 यानी 1929 से 1933 के बीच में एक विश्वव्यापी महामंदी आई। ठीक है ना, अमेरिका और अन्य विकसित देशों के उत्पादन, आय व रोजगार में भारी गिरावट आई। ठीक है ना, यानी इस महामंदी ने लोगों को यह बताया कि भाई रोजगार जो है, जो एक मान्यता चली आ रही है कि भाई एक अर्थव्यवस्था के अंदर कभी रोजगार रुकेगा ही नहीं। ठीक है ना, क्योंकि उत्पादन होता रहेगा, उत्पादन से रोजगार जुड़ा हुआ है। लेकिन विश्व आर्थिक मंदी ने यह बताया कि भाई कि ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि उत्पादन ही ना हो पाए। ठीक है ना, जैसे कि उस टाइम क्या हुआ, कृषि उत्पादन में जो था वो बहुत कमी आई और उस कमी की वजह से क्या हुआ, रोजगार में कमी आ गई। ठीक है ना, और भी बहुत कारण थे, तो जिससे क्या हुआ, एक अर्थव्यवस्था जो थी वो रुक सी गई। ठीक है ना, तो उस समय जो समस्या थी उस समस्या से निपटने के लिए, ठीक है ना, अर्थशास्त्रियों ने कहा कि भाई इसका अध्ययन विष्टि की बजाय किसमें किया जाए, समष्टि स्तर पर किया जाए तो ज्यादा बेटर होगा। तो 1936 में इंग्लैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री होते थे जे एम केन्स। ठीक है ना, तो उन्होंने इसको बहुत अच्छे से समझा। ठीक है ना, तो केन्स ने क्या किया, अपनी एक पुस्तक निकाली, रोजगार, ब्याज और मुद्रा का सामान्य सिद्धांत। ठीक है ना, तो इसमें उन्होंने क्या कहा, इसमें उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि भाई की अर्थव्यवस्था को अगर समझना है तो एक संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समझना पड़ेगा। क्योंकि मंदी आने के कारण किसी एक चीज से समस्या उत्पन्न नहीं हुई है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक देश के अंदर समस्याएं यानी अर्थव्यवस्था में समस्याएं उत्पन्न कर सकती हैं। ठीक है ना, तो उनमें उन्होंने रोजगार, ब्याज और मुद्रा को बहुत ज्यादा महत्व दिया। क्योंकि उस टाइम क्या हुआ था, जो बैंक वगैरह थे वो दिवालिया हो गए थे, लोगों को लोन वगैरह मिल नहीं रहा था। ठीक है ना, तो ये भी बहुत समस्याएं थी जो रोजगार को बाधित कर रही थी। ठीक है ना, तो इसे क्या कहा गया, केन्स का सिद्धांत कहा गया और आगे चल के इसे समष्टि सिद्धांत भी कहा गया। यानी अगर अर्थशास्त्र को पढ़ना है तो क्या करना चाहिए कि समष्टि स्तर पर पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब आता है समष्टि अर्थशास्त्र में कुछ अवधारणाएं होती हैं। यानी अगर हमें अर्थशास्त्र को पढ़ना है तो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनको समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था जो होती है, ठीक है ना, इन्हीं पर ही डिपेंड करती है। जैसे अर्थव्यवस्था एक पारिवारिक क्षेत्र पर डिपेंड करती है, एक उत्पादन क्षेत्र पर डिपेंड करती है, सरकारी क्षेत्र पर और संपूर्ण विश्व पर। यानी ये जो है अर्थव्यवस्था के एक जो है क्षेत्र होते हैं, यानी ये लोग ही जो होते हैं अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमारे सिलेबस में जो है वो पारिवारिक क्षेत्र और उत्पादन क्षेत्र है, तो हमारा मेन फोकस जो रहेगा इस पर ही रहेगा। ठीक है, तो अब आता है कि भाई एक अर्थव्यवस्था है, अगर एक अर्थव्यवस्था चल रही है तो उस अर्थव्यवस्था के अंदर कौन कौन सी आर्थिक गतिविधियां होती हैं। यानी अर्थव्यवस्था है तो अर्थव्यवस्था तभी चलती है ना जब कोई आर्थिक गतिविधि होगी। तो एक अर्थव्यवस्था में कौन कौन सी
गतिविधियां हो सकती हैं। तो देखो अर्थव्यवस्था में हमेशा उत्पादन जो है वो चलता रहेगा, उत्पादन कभी रुक नहीं सकता, ठीक है। और अगर उत्पादन क्यों नहीं रुक सकता, उत्पादन इसलिए नहीं रुक सकता क्योंकि लोगों को उपभोग करना जरूरी है, ठीक है ना। यानी लोग कभी भी खाना पीना चीजों का यूज करना तो छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। अगर इन चीजों को छोड़ेंगे नहीं इसका मतलब उत्पादन हमेशा होता रहेगा। अब बात आती है अगर उत्पादन करना है तो क्या उत्पादन के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी, तो उत्पादन के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी, निवेश की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। और निवेश क्या करता है, निवेश पूंजी निर्माण भी करवाता है, इसलिए हम निवेश को पूंजी निर्माण भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर इनको साधारण भाषा में देखें तो कह सकते हैं उत्पादन गतिविधियों में वस्तु और सेवाओं के बनाने को सम्मिलित किया जाता है जिससे इनके मूल्यों में वृद्धि होती है। तो उत्पादन क्षेत्र क्या करते हैं, किसी भी सामान को बनाकर उसके मूल्य में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। और उनको यूज कौन करता है, उपभोक्ता करता है, ठीक है ना। तो उपभोग कौन करता है, जो सेवाओं और वस्तु का उपयोग करते हैं, ठीक है ना, किस लिए, अपनी जरूरतों और इच्छाओं के लिए। यानी उपभोग कौन कर रहा है, अगर किसी को जरूरत है, ठीक है ना, और उसकी इच्छा है किसी चीज को लेने की, तो वो क्या होगा, वो उपभोग होगा, ठीक है ना। और निवेश जैसा बता ही दिया है कि एक वर्ष में पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि पूंजी निर्माण कराता है। यानी हम पूंजीगत वस्तुओं का यूज किस लिए करते हैं, पूंजी निर्माण के लिए करते हैं। मशीन का यूज किस लिए करेंगे, उत्पादन के लिए करेंगे। उत्पादन किस लिए करेंगे, उपभोक्ता के लिए करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होता है कि एक जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें आर्थिक गतिविधियां होती हैं वो निरंतर चलती रहती हैं, कभी रुकती नहीं है, ठीक है। अब उत्पादन किस चीज का किया जाएगा, तो उत्पादन नॉर्मल किया जाता है वस्तुओं का, ठीक है। लेकिन अर्थशास्त्र में वस्तु किसे कहा जाएगा, तो अर्थशास्त्र में वस्तुएं वे हैं जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करती हैं और उपयोगिता प्रदान करती हैं, ठीक है ना। तो आवश्यकताएं क्या होती हैं, तो मनुष्य की आवश्यकता वो होती है जिससे उसकी उपयोगिता सिद्ध हो। यानी कोई व्यक्ति या वस्तु क्यों लेगा, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी जरूरत की चीज क्या है, पुस्तक है, तो आप क्या लेंगे, बुक्स लेंगे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि वो आपकी उपयोगिता को जायज ठहरा रही है, ठीक है। इसीलिए अर्थशास्त्रियों ने क्या किया, वस्तुओं का वर्गीकरण किया। तो अगर हम वस्तुओं का वर्गीकरण करते हैं तो वस्तुओं को नॉर्मली दो पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे पहले कहा गया मध्यवर्ती वस्तु, फिर कहा गया अंतिम वस्तु, ठीक है। अब जानते हैं मध्यवर्ती और अंतिम वस्तुएं क्या होती है। तो मध्यवर्ती वस्तुएं, जो वस्तु अभी तक उत्पादन की सीमा रेखा को पार नहीं कर पाई हैं, तो मध्यवर्ती वस्तु कौन सी होंगी, जो उत्पादन की रेखा को पार नहीं कर पाई हैं। फॉर एग्जांपल अभी वो फैक्ट्री में बन रही हैं, ठीक है ना, अभी वो बिकने के लिए तैयार नहीं है, तो इसलिए उसे क्या कहा गया, मध्यवर्ती वस्तु। और क्या चीज है, अभी उसमें मूल्यों का जोड़ना बाकी है, यानी अभी वो फैक्ट्री में बन रही हैं, तो अभी जो बाहर निकलेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें लगेंगी, पैकेजिंग होगी, टैक्स वगैरह लग के तब वो मार्केट में आएंगे। यानी अभी क्या होगी, उसमें मूल्य में वृद्धि होगी, यानी क्या होगा, उसके प्राइस अभी बढ़ेंगे। वस्तु जो अभी तक अपने अंतिम उपयोग के लिए तैयार नहीं है, नॉर्मल सी बात, अगर फैक्ट्री में कोई सामान बन रहा है, ठीक है ना, तो वो उपयोग के लिए तैयार नहीं है, इसलिए भी वो मध्यवर्ती वस्तु है। हो सकता है उसमें कोई नई चीज आए तो अपडेट कर दी जाए, ठीक है। वे वस्तु जो एक फर्म द्वारा दूसरी फर्म से खरीदे जाते हैं, ठीक है ना, एक फर्म जो होती है वो दूसरे फर्म से खरीदती है, ठीक है, तो वो भी क्या होती है, मध्यवर्ती वस्तु होती है, ठीक है ना। मान लीजिए एक रॉ मटेरियल कोई कंपनी बेच रही है और एक कंपनी क्या है, उसी रॉ मटेरियल से सामान बना रही है, तो ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि एक फर्म जो होती है वो दूसरे फर्म को बेचती है, ठीक है ना, लेकिन अभी क्या होता है, वो फाइनल बन के तैयार नहीं है। फिर बात करते हैं अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं। तो अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो उत्पादन की सीमा रेखा पार कर चुकी हैं और अपनी अंतिम उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग के लिए तैयार हैं, ठीक है ना। तो अंतिम वस्तुएं क्या हैं, अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो बनकर तैयार हैं, सीमा रेखा पर खड़ी हैं, भाई आओ खरीद के ले जाओ और उसका उपयोग करो। अब बात आती है उपयोग कौन करेगा, तो उपयोग जो करेगा वो ये डिपेंड करता है कि वो उसका यूज क्या कर रहा है या अंतिम उपयोगकर्ता कौन है। तो देखो एक अर्थव्यवस्था के अंदर दो चीज हमने पढ़ी, एक उत्पादन क्षेत्र होता है और एक उपभोक्ता होता है, ठीक है ना। तो अगर उसको उत्पादन क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र अगर उसको खरीद रहा है तो क्या करेगा, नॉर्मल सी बात है, उसमें कुछ ना कुछ बना के क्या करेगा, वो पूंजी निर्माण करेगा, ठीक है। तो अंतिम उत्पादक वस्तुएं उत्पादकों द्वारा निवेश के लिए उपलब्ध होती हैं, ठीक है ना। अगर उसका अंतिम उपयोगकर्ता कौन है, उत्पादक है, तो वो क्या करेगा, निवेश करेगा उसको, ठीक है ना। और क्या करेगा, जैसे मशीनें हो गई, वाहन हो गए, उपकरण हो गया, उनसे क्या करेगा, वो पैसा बनाएगा। तो अंतिम उपयोगकर्ता कौन है, उत्पादक क्षेत्र, यानी उसमें क्या करेगा वो, जैसे कि एक कार खरीदी जाती है, तो एक कार अगर एक उत्पादक क्षेत्र खरीद रहा है तो वो उसके लिए क्या होगा, पूंजी निर्माण का साधन होगा, वो उसे कैब के रूप में लगाएगा, उससे पैसा कमाएगा। वहीं एक नॉर्मल व्यक्ति खरीद रहा है तो वो क्या करेगा, अपने डेली आने जाने के लिए यूज करेगा, तो वो उससे क्या करेगा, पूंजी थोड़ा ना कमाएगा, ठीक है ना। अब डिपेंड करता है कि वो वस्तु अंतिम क्यों है, कि वो यूज कौन कर रहा है, ठीक है। दूसरा होता है उपभोक्ता। तो उपभोक्ता कौन होता है, तो अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं उपभोक्ताओं द्वारा अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए खरीदी जाती हैं, जिन्हें हम चार भागों में बांट सकते हैं।
तो उपभोक्ता क्या होगा, उपभोक्ता अगर कोई वस्तु खरीद रहा है तो वो क्या करेगा, वो अपनी संतुष्टि के लिए उसका यूज करेगा ना। तो इसलिए इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है, यानी उपभोक्ता जो वस्तुओं का यूज करता है हम उसे 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आती है हमारी टिकाऊ वस्तुएं। अब टिकाऊ टिकाऊ वस्तुएं क्या होती हैं, यानी जो लंबे समय तक टिकेंगी, यानी एक बार अगर हमने ले लिया तो कुछ टाइम पीरियड तक हम पे उन पे इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, कई वर्षों तक चलती हैं वो। जैसे टीवी हो गई और कार हो गया। तो टीवी और कार क्या है, अगर एक बार हम ले लेते हैं 6 से 7 से 8 साल तक नॉर्मली इनका जो लाइफ टाइम होता है, ठीक है ना, तो इसलिए से क्या ज्यादा टिकाऊ, यानी लेने के बाद क्या हो गई, ये टिक गई। फिर आती है अर्ध टिकाऊ, यानी ये वो वस्तुएं होती हैं जो एक लंबा पीरियड तो नहीं लेकिन एक छोटा समय अंतराल जरूर तय करती हैं, जैसे 1 वर्ष या उससे कुछ आगे तक भी वो चल सकते हैं। अगर एग्जांपल ले ले, जैसे कपड़े हो गए, फर्नीचर हो गए, तो नॉर्मली 1 से 2-3 साल तक वो चल सकते हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे, अर्ध टिकाऊ। इसके बाद आती है हमारी गैर टिकाऊ वस्तुएं। तो गैर टिकाऊ वस्तुएं क्या होती हैं, गैर टिकाऊ वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो नॉर्मली एक ही बार उपयोग की जाती है, ठीक है, जैसे खाने पीने का सामान हो गया, अगर हमने लिया तो एक बार अगर हमने लेके उसे कंजप्शन कर लिया, यानी उसे खा लिया, यूज कर लिया, तो वो क्या हुई, वो गैर टिकाऊ है, लेकिन लेते ही क्या हुई, वो खत्म हो गई, ठीक है ना। इंजेक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है ना, इंजेक्शन एक बार लगता है उसके बाद उसको डिस्ट्रॉयड कर दिया जाता है, तो वो भी क्या हुई, गैर टिकाऊ वस्तु हो गई, ठीक है ना। अगला आता है हमारा सेवा क्षेत्र। तो सेवाएं क्या होती हैं, तो सेवाएं वह गैर भौतिक वस्तुएं होती हैं जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं, ठीक है ना। यानी ये हमें क्या होती है, ये हमें भौतिक रूप से दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या करती है, ये हमें संतुष्ट करती हैं। जैसे एक डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, अगर आप डॉक्टर और वकील से परामर्श लेंगे तो क्या लेगा, वो फीस तो लेगा ही ना, लेकिन क्या आपको वो दिखाई देगा जो उसने परामर्श दिया, नहीं दिया, लेकिन वो लेता है, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है, प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी क्या प्रत्यक्ष रूप से वो क्या करता है, हमें संतुष्ट करता है। तो इसलिए हम सेवाओं को क्या कहते हैं, गैर भौतिक वस्तु कहते हैं। लेकिन ये भी किसमें यूज होती है, ये भी उपभोक्ता में ही वस्तु के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। अब आता है उत्पादन के कारक, ठीक है। उत्पादन कारक यानी अगर कोई उत्पादन क्षेत्र है, वो क्या कर रहा है, किसी चीज को बना रहा है, ठीक है ना, तो उसे किस चीज की जरूरत पड़ेगी। तो अर्थशास्त्र में किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में जिन चीजों की आवश्यकता होती है उन्हें उत्पादन के कारक कहते हैं, ठीक है। यानी उनसे क्या किया जाएगा, उनको लेकर उनसे यूज करके नई चीजों का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। जैसे भूमि हो गई पहला हमारा, वे संसाधन जो प्राकृतिक निःशुल्क प्राप्त होते हैं, जैसे नदियां, जंगल, ये सब चीजें हैं ना, तो इन सब चीजों से सब चीजों का यूज करते हैं ना लोग, और उसके बदले कुछ ना कुछ देते हैं। श्रम हो गया दूसरा, तो श्रम भी क्या होता है, एक उत्पादन के कारक के रूप में यूज किया जाता है अर्थशास्त्र के अंदर। जैसे शारीरिक या मानसिक तौर पर अगर किसी ने किसी का कार्य किया, ठीक है ना, तो वो क्या लेगा, उसके बदले कुछ ना कुछ तो लेगा, लेकिन वो क्या कर रहा है, उत्पादन के रूप में इसको जाना जाएगा। पूंजी भी क्या होती है, एक उत्पादन का ही रूप होती है, ठीक है ना, क्योंकि ये वो पदार्थ है जिसका प्रयोग उत्पादन के लिए किया जाता है, क्योंकि इसके बगैर तो कोई चीज खरीदी नहीं जा सकती ना, पूंजी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है ना। उपकरण या कारखाने कुछ भी अगर लगाने हैं तो उसके लिए क्या चाहिए, पूंजी तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इनको इनको पूंजी के रूप में कहते हैं। उपकरण भी एक पूंजी, क्योंकि ये भी क्या करेगी, पूंजी का निर्माण करेगी। उद्यमिता, वे लोग जो बाजार के लिए व्यवसाय और उत्पादन की प्रक्रिया में रहते हैं उन्हें मालिक या प्रबंधक भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो उत्पादन कारक ये भी क्या करते हैं, उत्पादन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, क्योंकि जो उद्यमित होते हैं या जिसे हम एक फैक्ट्री मालिक कर दें या प्रबंधक कह दें, वो वस्तुओं को बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं, ताकि बाजार में वो बिक सके। तो ये भी क्या है, तो अर्थशास्त्र में क्या है, ये भी क्या कर रहे हैं, उत्पादन की प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। अब जो उत्पादन के कारक हैं, ये उत्पादन के जो कारक होते हैं वो किस काम में आते हैं और किस तरह से वो काम करते हैं। देखो उत्पादन के जो कारक हैं वो क्या करेंगे, नई चीजों का निर्माण करेंगे, ठीक है। नई चीज कैसे, वो आय देंगे, यानी जो भी हमारे उत्पादक होते हैं वो क्या देते हैं, आय देते हैं। कैसे देते हैं, देखो उत्पादन कारक एक अर्थव्यवस्था में कारक सेवा, यानी वो सेवा दे रहे हैं और सेवा के बदले उनको क्या मिल रहा है, आय मिल रही है, ठीक है। अब आय क्या होती है, आय वह धन है जो आपको श्रम या उत्पादकों के बदले प्राप्त होती है, यानी अगर आपने किसी को कुछ दिया तो उसके बदले आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी अगर हमारा उत्पादन कारक है वो ऐसे ही यूज नहीं किया जाता, उसके बदले कुछ ना कुछ उसे लौटाना पड़ता है, ठीक है ना। अगर एक व्यक्ति के पास भूमि है, ठीक है, तो कोई व्यक्ति जो है वो भूमि ऐसे थोड़ा ना देगा, उस पे लिए हमें क्या देना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा, और वो किराया क्या होगा, एक व्यक्ति की कारक आय होगी, ठीक है ना। तो उत्पादन कारक क्या हुआ, भूमि, और कारक आय क्या हुई, किराया, ठीक है ना। यानी अगर कोई वस्तु अगर कोई किसी को दे रहा है तो उसके बदले कुछ ना कुछ वो आय लेगा, तो वही कहा गया है कि वह धन जो आपको श्रम या उत्पादकों के बदले प्राप्त होती है, तो उसे क्या कहा जाता है, आय कहा जाता है। इसी तरह अगर किसी व्यक्ति ने मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से श्रम किया है तो उसको क्या मिलेगा, वेतन मिलेगा। अगर उसने क्या अपनी पूंजी को एक कारक
उत्पादन कारक के रूप में दिया है तो वो क्या लेगा, उसके बदले ब्याज लेगा, ठीक है ना। ऐसे उद्यमिता जो होते हैं यानी जो बिजनेसमैन होते हैं, अगर उन्होंने अपना लगाया है तो वो क्या करेंगे, वो लाभ कमाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से जो उत्पादन कारक यानी एक अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन कारक होते हैं वो क्या करते हैं, वो आय का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब आय के प्रकार यानी आय, एक व्यक्ति के पास आय कैसे कैसे आ सकती है, तो आय के अगर प्रकार देखें तो आय को हम दो प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। एक कारक आय, कारक हमने अभी देखा, ठीक है ना, भूमि हो गई हमारी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो भूमि हो गई, श्रम हो गया, पूंजी हो गई, उद्यमिता हो गया, तो ये सब क्या है, हमारे उत्पादन कारक है। तो इनके बदले क्या मिलती है, हमें आय मिलती है। तो उत्पादन में कारक सेवाएं देने के बदले उत्पादन के साधनों को जो भुगतान किया जाता है, ठीक है ना, उसे कारक आय कहते हैं, ठीक है ना। यानी कुछ दिया और उसके बदले क्या, आय प्राप्त हुई, ठीक है ना। जैसे लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ कारक आय हैं, ये भी बता ही दिया था, ठीक है ना। उसके बाद दूसरी आय होती है, एक होती है हस्तांतरण आय, ठीक है ना। अभी हस्तांतरण आय क्या है, तो वे भुगतान, ठीक है ना, जो उत्पादन में योगदान लिए किए बिना, ठीक है ना, प्राप्त होते हैं। यानी आपने किसी भी उत्पादन प्रक्रिया में कोई योगदान नहीं दिया है, ठीक है ना, फिर भी क्या हो रही है, आपको आय प्राप्त हो रही है। तो इस भुगतान को क्या करेंगे, हस्तांतरण आय कहेंगे। यानी एक से दूसरे को क्या हुई, वो प्राप्त हुई, जबकि उसके बदले उसने कोई भी शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से कोई प्रयास नहीं किया, ठीक है ना। तो ऐसी कारक आय को क्या कौन कौन सी हो सकती है, तो ऐसी हस्तांतरण कारक जो हस्तांतरण आय है उनको हम देखते हैं वृद्धा अवस्था पेंशन के रूप में, छात्रवृत्ति के रूप में, बेरोजगारी भत्ते के रूप में, या अकाल या भूकंप, बाढ़ आदि में जो सहायता दी जाती है उस क्षेत्र में देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से दो प्रकार की आय जो मिलती है, एक होती है कारक आय और एक होती है हस्तांतरण। कारक आय कुछ करके मिलती है और हस्तांतरण आय बिना करे दी जाती है, ठीक है। अब आता है कि एक क्षेत्र जो हमारा होता है, अर्थव्यवस्था होती है, अर्थव्यवस्था में कुछ अवधारणाएं होती हैं प्रवाह और स्टॉक के रूप में, ठीक है ना। यानी अगर एक अर्थव्यवस्था चल रही है तो कुछ चीजें होती हैं वो कंटिन्यूसली चलती रहती हैं और कुछ चीजें होती हैं जो हमें रखनी पड़ती हैं, ठीक है ना। तो उन्हीं को क्या कहा जाता है, प्रवाह और स्टॉक कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं प्रवाह क्या होता है। तो प्रवाह एक ऐसी मात्रा है जिसे समय अवधि के संदर्भ में मापा जाता है, ठीक है। इसकी व्याख्या समावधि जैसे घंटे, दिन, सप्ताह, ठीक है ना, मास, ठीक है ना, वर्ष आदि के रूप में करी जा सकती है। यानी कोई भी जो समय अवधि है उसका हमें पता होता है कि एक घंटे के लिए है, दिन के लिए, सप्ताह के लिए, मास के लिए, ठीक है ना। तो उसे क्या कहा जाता है, प्रवाह। यानी कंटिन्यूसली क्या होती है, वो चीज जो है वो चलती रहती है, ठीक है। उदाहरण के लिए अगर कहें, एक व्यक्ति की आय जो होती है वो क्या होती है, प्रवाह होती है, ठीक है ना। अगर एक व्यक्ति ने क्या किया, श्रम करके, मजदूरी करके या किसी भी तरह से क्या किया, पैसा कमाया, ठीक है ना, तो वो पैसा क्या होता है, दैनिक, साप्ताहिक या फिर मासिक रूप में उसको मिलता है, ठीक है ना। अब जो पैसा उसके पास आया है, क्या वो पैसा टिका रहता है, नहीं टिका रहता ना, क्योंकि आज वो लेकर आया, जब उसको सैलरी मिली वो घर तक लेकर आता है, तो आते आते सैलरी जो होती है वो खत्म होनी शुरू हो जाती है। यानी एक अर्थव्यवस्था के अंदर जब कोई चीज जो होती है एक समय अवधि के अंतराल पर चलती रहती है तो उसे क्या कहा जाता है, प्रवाह कहा जाता है, ठीक है। अब स्टॉक क्या होता है, स्टॉक एक ऐसी मात्रा है जो किसी निश्चित समय बिंदु पर मापी जाती है, ठीक है ना। यानी इसका एग्जैक्ट यानी एक साल के अंदर या जैसे भी है उसको मापा जाता है। तो इसकी व्याख्या समय के किसी बिंदु जैसे 4 बजे, सोमवार, 1 जुलाई आदि के आधार पर की जाती है। यानी एक टाइम पीरियड बता दिया जाता है, भाई इस टाइम तक ये चीज थी, ठीक है ना। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय पूंजी एवं स्टॉक, ठीक है ना। यानी एक देश की राष्ट्रीय पूंजी यानी एक देश की अर्थव्यवस्था में कितनी पूंजी उसके पास है वो क्या होती है, स्टॉक में होती है। भाई कि एक साल के अंदर भारत की इतनी अर्थव्यवस्था है तो वो क्या है, वो स्टॉक है, ठीक है। या इसका एक अच्छा उदाहरण हो सकता है, एक टंकी है मान लीजिए, ठीक है ना, एक टंकी भरी हुई है। अगर इस टंकी के अंदर क्या है, अगर 500 लीटर जो है वो पानी भरा हुआ है, ठीक है ना, 500 लीटर अगर पानी भरा हुआ है तो इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारा क्या होगा, स्टॉक होगा। लेकिन अगर इसके अंदर हम क्या कर दे, एक टूटी लगा दो, कंटिन्यूसली इसमें से क्या गिर रहा है, पानी गिरता जा रहा है, ठीक है ना। अगर पानी गिर रहा है तो वो क्या है, वो प्रवाह है। क्योंकि अगर एक ये जो है एक निश्चित यानी अगर एक निश्चित समय बिंदु पर अगर हम पूछेंगे भाई पानी कितना भरा गया है, तो पानी भरा गया है 500 लीटर, तो ये हमें पता है। लेकिन आधे एक घंटे के बाद अगर हम पूछे भाई अब बताओ पानी कितना है, क्योंकि पानी तो निकलता जा रहा है ना, तो उसको बताया नहीं जा सकता, तो वो क्या होता है, वो प्रवाह होता है, ठीक है। तो एक अर्थव्यवस्था में प्रवाह और स्टॉक जो है वो चलता रहता है। आगे देखते हैं कि एक अर्थव्यवस्था के अंदर यानी एक अर्थव्यवस्था को अगर चलाना है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है निवेश, ठीक है ना। जैसा आपको पहले बताया गया तो निवेश क्या होता है कि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता बढ़ाने वाली भौतिक पूंजी के स्टॉक में वृद्धि को निवेश या पूंजी निर्माण कहा जाता है। यानी अगर एक देश की अर्थव्यवस्था
को चलाना है तो उसके पूंजी निर्माण के लिए क्या होगा, कोई ना कोई पूंजीगत वस्तुएं खरीदनी पड़ेंगी, ठीक है ना। वो पूंजीगत वस्तुएं क्या हो सकती है, एक मशीन हो सकती है, एक जमीन हो सकती है, ठीक है ना। ये क्या होती है, पूंजीगत वस्तुएं होती हैं, ठीक है। और निवेश किया जाता है इनको। और निवेश जो होता है वो दो प्रकार से किया जाता है। एक निवेश होता है स्थायी निवेश, ठीक है ना। स्थिर निवेश भी कहते हैं इसको। स्थिर निवेश से तात्पर्य एक लेखा वर्ष के दौरान उत्पादन द्वारा अचल संपत्तियों के स्टॉक में वृद्धि होती है। तो अचल संपत्ति क्या हो जाएगी, अगर उसने कोई उपकरण खरीद लिया, मशीन खरीद ली, संयंत्र खरीद लिया, तो ये क्या है, स्थायी निवेश। यानी अगर उसको कोई कारखाना लगाना है तो उसके लिए उसने मशीन खरीदी या कोई जमीन खरीदी, तो वो उसके लिए क्या हो गया, या कोई मशीनरी खरीदी, ठीक है ना, तो वो उसके लिए क्या हो गया, वो उसके लिए स्थायी निवेश, यानी एक ही बार उसको खरीदना पड़ेगा और वो उसकी संपत्ति के रूप में क्या होगा, काउंट होगा। दूसरा आता है निवेश के अंदर, वो आता है माल सूची निवेश। तो माल सूची निवेश क्या होता है, तो माल सूची निवेश एक समय पर उत्पादन जो स्टॉक रखते हैं उसे माल सूची निवेश कहते हैं। जैसे तैयार माल, ठीक है ना, अर्ध तैयार माल या कच्चा माल, ठीक है ना। तो माल सूची किसे कह सकते हैं, मान लो अगर आपने एक कंपनी खोली है, उस कंपनी के अंदर अगर कोई सामान बन रहा है तो उस सामान को बनने के लिए आपने जो मशीन यूज करी, वो मशीन जो हो गई आपका स्थायी निवेश हो गया, ठीक है ना, ठीक है ना, या स्थिर निवेश हो गया। वहीं अगर आपने उस मशीन को चलाने के लिए उसके अंदर जो सामान खरीदा, कच्चा माल खरीदा, वो क्या हो गया आपका, वो माल सूची निवेश हो गया, ठीक है। तो अब देखते हैं कि जब एक अर्थव्यवस्था में निवेश किया जाता है तो वो निवेश को कैसे देखा जाता है। तो निवेश जो होता है, एक होता है सकल निवेश, ठीक है, एक होता है शुद्ध निवेश, ठीक है ना। सकल निवेश और शुद्ध निवेश में क्या अंतर है, तो अंतिम उत्पादक वह भाग जो पूंजीगत वस्तुओं के रूप में निर्मित है, अर्थव्यवस्था में सकल निवेश कहलाता है, ठीक है ना। सकल निवेश का मतलब अगर आपने कोई पूंजीगत वस्तु खरीदी है, ठीक है ना, तो उस पूंजीगत वस्तु से आप क्या करेंगे, ठीक है ना, उस पूंजीगत वस्तु से आप क्या करेंगे, आय का निर्माण करेंगे, ठीक है ना। तो वो क्या हो गया आपका सकल निवेश। यानी अगर आपने एक गाड़ी खरीदी है, एक मशीन खरीदी, तो उस टाइम उसकी जो वैल्यू है वो आपका क्या है, वो सकल निवेश है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा शुद्ध निवेश। शुद्ध निवेश क्या होता है, तो सकल निवेश में से अगर मूल्य ह्रास घटा दिया जाए तो शुद्ध निवेश बचता है। अब बात आती है मूल्य ह्रास क्या है, तो मूल्य ह्रास जो होता है वो किसी कारण अचल संपत्तियों के मूल्य में गिरावट को मूल्य ह्रास कहा जाता है। यानी अगर आपने कोई संपत्ति ली, अचल संपत्ति, ठीक है ना, अगर वो संपत्ति जब आप लेते हैं तो उसकी वैल्यू जो होती है वो समय के अनुसार क्या होती है, वो गिरने लग जाती है। आपने मान लीजिए एक गाड़ी खरीदी है, तो गाड़ी अगर आपने 10 लाख की खरीदी है तो क्या उसकी वैल्यू 10 लाख रहेगी, नहीं, हर साल क्या होगा, उसके अंदर चेंजेस आते जाएंगे, उसकी कीमत जो होगी वो बदलती चली जाएगी। तो एक अर्थव्यवस्था के अंदर जो भी संपत्तियां होती हैं उसमें क्या होता रहता है, उनकी जो कीमत होती है उसमें कमी आती जाती है, और उसी कमी को क्या कहा जाता है, मूल्यह्रास कहा जाता है, ठीक है ना। अब बात आती है कि मूल्यह्रास किन किन कारणों से होता है। तो मूल्यह्रास सामान्य टूट फूट के कारण, ठीक है ना, अगर कोई वस्तु आपने ली है, अगर उसमें कुछ टूट फूट, अगर आप मान लीजिए आपकी गाड़ी है, ठीक है ना, वो गाड़ी अगर चलती है रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो वो क्या हो गया, वो टूट फूट हो गई, तो उससे क्या हुआ, उसकी कीमत में कमी आ गई। स्थिर पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य में गिरावट आ जाती है तो क्या होगा, मूल्य में गिरावट आ जाएगी। आगे आता है और कुछ कारण होते हैं किसी वस्तु के मूल्य में कमी आने के। अपेक्षित अप्रचलन, यानी आपको पता है कि जो चीजें आज चल रही हैं हो सकता है वो फ्यूचर में ना हो, ठीक है ना, तो उसकी कीमत भी क्या होगी, वो घटनी शुरू हो जाएगी। अप्रत्याशित अप्रचलन, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें पता नहीं होता है लेकिन फिर भी हमारी संपत्तियों को उनसे नुकसान हो जाता है, जैसे बाढ़ हो गया, भूकंप आ गया, तो इससे भी क्या होगा, हमारी संपत्तियों को नुकसान हो जाता है और हमारी संपत्तियों में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, ठीक है ना। तो अगर देखें इसको तो हम कह सकते हैं कि शुद्ध निवेश में अगर हम जोड़ दें, ठीक है ना, मूल्यह्रास, ठीक है ना, तो क्या बनता है, वो सकल निवेश बनता है। वहीं अगर सकल निवेश में से हम क्या माइनस कर दें, घटा दें मूल्यह्रास, तो क्या बन जाता है, वो शुद्ध निवेश बन जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आता है कि एक जो अर्थव्यवस्था है हमारी, उस अर्थव्यवस्था को कैसे देखा जाता है, यानी एक अर्थव्यवस्था चलती कैसे है। तो अगर हम जानने का प्रयास करें, क्योंकि हम दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, जिसमें आपको दिखेगा एक उत्पादन क्षेत्र और एक पारिवारिक क्षेत्र, अभी तक हम इसी की बात करते आए हैं। तो आय का अगर हम चक्रीय प्रभाव देखते हैं तो एक देश का उत्पादन आय और व्यय के रूप में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में एक चक्र की भांति हमेशा क्या होता है, वो घूमता रहता है, क्योंकि एक क्षेत्र का व्यय दूसरे क्षेत्र की आय होती है। यानी एक क्षेत्र जो है वो अगर किसी चीज को दे रहा है तो दूसरे क्षेत्र से क्या लेता है, उस चीज को वो लेता है, तो वो क्या बन जाती है, उसकी आय बन जाती है। यानी उत्पादक क्षेत्र ने अगर एक जमीन ली किसी से, ठीक है ना, और कुछ काम किया, तो उत्पादन क्षेत्र को क्या देना पड़ेगा, उसको आय कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। जमीन है तो जमीन के बदले क्या देना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा, तो वो क्या होगी, उत्पादन क्षेत्र की क्या होगी, वो
उत्पादन क्षेत्र जो परिवार क्षेत्र को दे रहा है क्या होगा, वो उसका आय हो, उसकी आय होगी, ठीक है ना। तो आय के चक्रीय प्रभाव के कुछ सिद्धांत होते हैं, जैसे विनिमय की प्रक्रिया में विक्रेताओं उत्पादकों को उतनी राशि मिलती है जितनी उपभोक्ता क्रेता पर खर्च करता है। यानी अगर क्या कर रहा है, उपभोक्ता किसी सामान को बना रहा है, ठीक है ना, वो किसके लिए बनाता है, ठीक है ना, जो उत्पादन क्षेत्र जो उपभोक्ता के लिए सामान बना रहा है, तो उत्पादन क्षेत्र उपभोग क्षेत्र को क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ देना पड़ेगा ना, उत्पादन क्षेत्र को उपभोक्ता क्षेत्र को कुछ देना पड़ेगा, तभी तो उसके बदले उसको मिलेगा। तो जो उत्पादन क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र होता है वो उपभोक्ता क्षेत्र से कुछ आय लेगा, तभी तो उस सामान को देगा। सेम वस्तुएं और सेवाएं एक दिशा में प्रभावित होती हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए की गई मौद्रिक अदायगियां जो होती हैं वो विपरीत दिशा में प्रभावित होती हैं, जिससे चक्री प्रवाह बन जाता है। यानी ये जो लेन देन की प्रक्रिया होती है वो एक चक्री प्रवाह के रूप में देखी जा सकती है, ठीक है ना। इसको आइए हम एक डायग्राम के रूप में समझते हैं। जैसे एक हमारी जो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था है, अगर हम देखें तो हम दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को देख रहे हैं, एक उत्पादन क्षेत्र को देख रहे हैं और एक पारिवारिक क्षेत्र को देख रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर अर्थव्यवस्था की प्रक्रिया में हम देखते हैं तो उत्पादन क्षेत्र जो होता है, ठीक है ना, अगर उत्पादन क्षेत्र को किसी चीज का निर्माण करना है, तो उत्पादन क्षेत्र को अगर किसी चीज का निर्माण करना है तो वो क्या करेगा, वो पारिवारिक क्षेत्र से क्या लेगा, वो पारिवारिक क्षेत्र से कारक सेवाएं लेगा। जैसे हमने पढ़ा था किसी भी उत्पादन के लिए कारक सेवाएं जरूरी होती हैं, तो क्या लेगा, वो भूमि लेगा, श्रम लेगा, पूंजी लेगा और क्या लेगा, उद्यमी होगा। यानी यही तो लोग होंगे जो क्या करेंगे, उत्पादन को करेंगे। तो उसने क्या लिया, पारिवारिक क्षेत्र से उसने भूमि ली, श्रम ली, पूंजी ली और उद्यम लिया, ठीक है। जब इसने कारक सेवाएं ली हैं तो उसके बदले उसे क्या देना पड़ेगा, कारक सेवाओं के बदले क्या करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। तो अब वो भुगतान क्या करेगा पारिवारिक क्षेत्र को, तो वो भुगतान करेगा क्या, लगान। यानी अगर भूमि ली है तो लगान करेगा, श्रम लिया है तो क्या, मजदूरी, पूंजी ली है तो क्या देगा, ब्याज देगा। अगर वो उद्यमी क्षेत्र है तो वो क्या करेगा, उसको प्रॉफिट देगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि एक क्षेत्र के जो उत्पादन क्षेत्र है वो पारिवारिक क्षेत्र पर क्या है, डिपेंड है, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसने सामान तो ले लिया, ठीक है ना, उसके बदले वो दे दिया। अब दूसरी चीज होती है कि अब उत्पादन क्षेत्र ने क्या किया, उत्पादक क्षेत्र ने क्या किया है, सामान बना लिया है। अब सामान वो किसको देगा, यानी इसको सामान बनाना था उत्पादक क्षेत्र को, उसने पारिवारिक क्षेत्र से ये सारी चीजें ले ली, ठीक है ना, और उसके बदले इसको ये दे दिया, ठीक है ना। अब उत्पादन क्षेत्र ने क्या किया, सामान तैयार कर लिया है, बना लिया है, तो अब वो क्या करेगा, उत्पादन क्षेत्र ने क्या किया, उत्पादन क्षेत्र ने सामान बनाया, ठीक है ना, वस्तु हो गई या सेवा हो गई, ठीक है ना, इन दोनों को उसने बनाया और बना के किसको दिया, पारिवारिक क्षेत्र को, ठीक है ना। अब पारिवारिक क्षेत्र क्या करेगा, अगर उसने उसकी सेवाएं या वस्तुएं ली हैं तो उसे क्या करना पड़ेगा, उस सेवा और वस्तु के लिए क्या करना पड़ेगा, उपभोग व्यय करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उपभोग व्यय यानी पारिवारिक क्षेत्र क्या करेगा, उत्पादक क्षेत्र को व्यय करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि क्या बन रहा है, एक चक्र बन रहा है, ठीक है ना। तो ये जो है चक्र, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है आय का क्षेत्रीय चक्र, ठीक है। यानी एक व्यक्ति की आय दूसरे व्यक्ति की आय बनती है, ठीक है ना। यानी यहां हमें क्या देखने को मिल रहा है कि उत्पादन क्षेत्र जो है वो पारिवारिक क्षेत्र की आय का स्रोत है और जो पारिवारिक क्षेत्र है वो किसका है, उत्पादन क्षेत्र का जो है वो आय का स्रोत है। तो इसे ही क्या कहा जाता है, आय का चक्रीय प्रवाह कहा जाता है। तो जो आय का चक्रीय प्रवाह है उसमें हमें दो चीज देखने को मिलती है, एक देखने को मिलता है वास्तविक प्रवाह और एक देखने को मिलता है मौद्रिक प्रवाह, ठीक है ना। जैसे अगर हम देखें तो ये जो चीज हमें दिखाई दे रही है, यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखो वस्तु है और सेवाएं हैं, और ये क्या है, सेवाएं हैं ना, भूमि, श्रम, पूंजी, ठीक है ना। तो यहाँ क्या दिख रहा है, जहां हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, वस्तुओं का लेन देन दिखाई देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक प्रवाह कहते हैं। वहीं दूसरी जगह हमें क्या देखने को मिल रहा है, मौद्रिक प्रवाह देखने को मिल रहा है। यानी यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर जो सेवाएं ली थी उसके लिए भुगतान किया गया, लगान के रूप में, मजदूरी के रूप में या ब्याज के रूप में, ठीक है ना। और यहाँ पे भी क्या किया गया, उपभोग व्यय यानी वस्तु और सेवाओं के लिए क्या किया गया, व्यय किया गया। यानी हमें यहाँ क्या मौद्रिक लेन देन दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, मौद्रिक प्रवाह कहा जाता है। तो एक क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के अगर हम दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के अंदर देखें तो इसे ही क्या कहा जाता है, आय का चक्रीय प्रवाह कहा जाता है, ठीक है ना। अगर हम वास्तविक प्रभाव की डेफिनेशन देखें तो कह सकते हैं उत्पादन के साधनों का परिवार से व्यावसायिक फर्मों की ओर तथा व्यावसायिक फर्मों के उपभोग हेतु वस्तुओं और सेवाओं का परिवार की ओर प्रवाह वास्तविक प्रवाह कहलाता है, ठीक है। सेम ऐसे ही मौद्रिक प्रवाह, व्यावसायिक फर्मों से साधन भुगतान का परिवार की ओर तथा परिवार से उपभोग व्यय के रूप में व्यावसायिक फर्म की ओर प्रवाह जो होता है वो मौद्रिक प्रवाह कहलाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो एक दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था है उसमें एक की आय दूसरे की आय होती है, ठीक है ना, एक के संसाधन दूसरे यूज करते हैं। तो इस तरह से जो चक्रीय प्रवाह है वो एक अर्थव्यवस्था को चलाता रहता है,
ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।